Hello everyone and welcome to Sayyid Academy of Learning. तो स्टूडेंट्स आज मैं Sociological Theories of Criminal Behavior पे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ which is very important with regard to CSS as well as with the theoretical perspective on crime as well. तो इससे पहले मैंने Biological Theories of Criminal Behavior पे lectures अपलोड किए हैं. One theory was about the Cesare-Lombroso theory, दूसरी थ्री विलियम शेल्डन की थ्योरी थी और the third one was extra Y chromosomes की थ्योरी. तो ये थ्योरीज आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं. So that was the biological perspective on criminal behavior. Now we are going to study about the sociological theories of criminal behavior. So this lecture is about the Edwin Sutherland theory of differential association. तो इस लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे और इसके अलावा आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. उसमें इसके अलावा लेबलिंग थ्योरी भी अपलोडेड है, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. इनॉमी थ्योरी ऑफ रॉबर्ट मर्टन और इसके अलावा सोशल बॉन्ड थ्योरी विच इज़ आल्सो कॉल्ड सोशल कंट्रोल थ्योरी. So these theories are uploaded, so you can watch these theories from the playlist of my channel. और इससे आप लोगों का क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट जो CSS में है, जो थ्योरीज का पोर्शन है, स्पेशली पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट वाली थ्योरीज, बायोलॉजिकल थ्योरीज, साइकोलॉजिकल थ्योरीज एज वेल एज सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, तो वो आप वहाँ से फिर देख सकते हैं. सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon as well in order to get notifications for the upcoming lectures. So let's start and let's know about what are sociological theories of criminal behavior. So first let me read it. These theories of crime has focused either on the social structural factors like poverty, social disorganization, etc. believed to generate such behavior are the arenas, for example family, school, peer groups, in which socialization to conventional values and behavior are affected. So इस स्टेटमेंट से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मतलब these are the sociological factors behind the criminality, जो कि disturbed social structural factors भी हो सकते हैं, like there may be a problem of poverty, social disorganization. Social disorganization here means that when the institution of society like social control institutions like police जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और जो criminal behavior को डील नहीं कर सकते, जो कि अपने सर्विसेज सही तरह से नहीं दे सकते, जो कि अपने सब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो दीज आर द इश्यूज़, जिस तरह ड्रग एडिक्शन हो गई, बेड एसोसिएशन हो गया. इसके अलावा इस तरह के और जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी सामने आ जाती है और माशरा एक डिस्टर्ब माशरा होता है जिसमें ना इंस्टीट्यूशन सही तरह से काम कर पाते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ना ही इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली हो गई, स्कूल हो गई, ना ये उस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं. सो इट्स मीन इन अ सिंपल वे व्हेन द सोसाइटी इज डिसऑर्गेनाइज्ड वेयर इंस्टीट्यूशन आर अनएबल टू कंट्रोल द सब्जेक्ट, जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो लाइक पुलिस वगैरह या इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो लाइक फैमिली एंड स्कूल, क्योंकि इस डेफिनेशन या इस स्टेटमेंट में ये बात वाज़ेह है दैट द फैमिली और स्कूल इन विच सोशलाइजेशन टू कन्वेंशनल वैल्यूज एंड बिहेवियर्स आर अफेक्टेड. क्योंकि इंसान की जो अपब्रिंगिंग, जो सोशलाइजेशन होती है वो फैमिली से स्टार्ट होती है, उसके बाद वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता है, अदर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में चला जाता है जहाँ पर वो लर्न करता है, जहाँ पर वो सीखता है, जहाँ पर उसकी अपब्रिंगिंग होती है, उसकी पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाती है. सो व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस आर वीक, और जब ये इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होते हैं और उसको सोशलाइज नहीं बना सकते, उसको सोशल नहीं बना सकते, सो उसकी वजह से फिर वो अनकन्वेंशनल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इफेक्ट हो जाता है और फिर वो डिविएंट एक्टिविटीज़ में शमूलियत इख्तियार कर देता है. Look at the example. If an individual have bad association in society, he will likely behave like them, and as many as other social factors are responsible for committing crime. Yeah, and this is the example. कि for example एक बंदा है और उसको माशरे में इस तरह का एसोसिएशन का सामना करना पड़ रहा है and he's taking part in that association, जो कि bad association है. So obviously अगर वो bad association है तो वो भी उस association की वजह से ही bad activities start करेगा, क्योंकि उस एसोसिएशन का असर उस पे होगा. सो बिकॉज ऑफ द पीर ग्रुप, बिकॉज ऑफ द बैड एसोसिएशन इन ए सोसाइटी, ही विल लाइकली लीड्स टूवर्ड्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी और अदर डिविएंट बिहेवियर. So therefore it is said in the sociological theories that these are the social factors of society which
compel a person towards a criminal behavior. So sociological theories का main theme ये है कि लोग external forces की वजह से crime करते हैं और वो sociological होते हैं. It may be poverty, it may be other social problem like drug addiction, bad association, disorganized society. There may be problem in the upbringing of a person which compels them towards a criminal behavior. So now let's know about some of the factors of the society which compels a person towards crime. So these some of the factors are poverty, lack of education, group conflict, subculture ideas. सबकल्चर का यहाँ पर यह मतलब है मतलब जब एक सोसाइटी में if there is a group, if there is a peer group, they may be youth as well. जब उनकी एक एसोसिएशन बनती है और उनकी जो वैल्यूज़ होती है, उनकी जो मेंटालिटी माइंडसेट होता है, इट मे बी एग्रेसिव एज वेल, जब वो मुख्तलिफ होता है अदर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से और वो अपने आप को डिफरेंट फील करने लगते हैं दैट या वी आर डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी. सो फिर वो एक एसोसिएशन बना देते हैं विच इज़ अ काइंड ऑफ आउटसाइडर फ्रॉम अ सोसाइटी. सो दिस इज कॉल्ड सब कल्चर. फिर वो सब कल्चर कहलाते हैं. सो वो फिर अपने उस कल्चर में रह के इस तरह का डिविएंट बिहेवियर इख्तियार कर देते हैं. Lack of opportunities, injustice, drugs, bad association. So these are some of the sociological factors which is the reason behind the criminality. So now let's start about the Edwin Sutherland theory of differential association. So differential association को पहले समझते हैं कि what does it mean. Differential association का यही मतलब है the different association of an individual in a society. के मतलब जब एक बंदा माशरे में different association को देखता है, उसमें physically participate करता है या even observe करता है. So इन associations की वजह से, उसकी इस participation की वजह से या observation की वजह से वो फिर सीखता है crime, वो फिर सीखता है techniques of crime, फिर वो देखता है कि लोग crime क्यों कर रहे हैं, किस टेक्निक के साथ कर रहे हैं, क्राइम करने के बाद वो अपने आप को बचाते किस तरह है. सो व्हाई दे आर कमिटिंग क्राइम, हाउ दे आर कमिटिंग क्राइम. सो इन डिफरेंशियल एसोसिएशन की वजह से ये लोग डिफरेंट टेक्निक सीखते हैं और दे स्टार्टेड criminal activity as well जो कि vulnerable होते हैं. So because of the different association in a society लोग crime करना शुरू कर देते हैं. So यहाँ पर differential association का ये मतलब है. So to know about a theory and to know about the core ideas of his theory, first of all let's know about the Edwin Sutherland. Who was Edwin Sutherland? So let me read it quickly for you people. Edwin Sutherland, born in August 13, 1883 and died in October 11, 1915. He was an American sociologist. He was known for defining white-collar crime. ये भी आपको this is very important for general knowledge as well, and especially with respect to MCQs in CSS or in the criminology paper. White-collar crime के definition सबसे पहले Edwin Sutherland ने दिया था. So he is famous for white-collar crime and differential association. He did his PhD in sociology from University of Chicago. So that was some information about Edwin Sutherland. So now let's know about the statement of Edwin Sutherland theory कि इसकी theory का main statement क्या है, what he had pursued. He stated that people are not inborn criminal. The reason behind their criminal behavior is the environment in which they interact with other people and their behavior deviates. तो वही बात है. So people are not इनबॉर्न क्रिमिनल, क्योंकि पहले जो पर्सपेक्टिव था बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम में स्पेशली सिजारो लोम्ब्रोसो का कि लोग पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं था. ही स्टेटेड दैट the reason behind the criminal behavior is the environment in which they interact with the other people and their behavior deviates. के इंसान की क्रिमिनल बिहेवियर का जो बेसिक वजह होता है वो इन्वायरमेंट होता है, वो माशरा होता है, वो एसोसिएशन होती है जिसमें वो दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है. वो लोग क्रिमिनल भी हो सकते हैं, वो वल्नरेबल क्रिमिनल, पोटेंशियल क्रिमिनल भी हो सकते हैं. सो जब इस तरह के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है तो फिर वो सीखता है क्राइम को और उस तरह उसकी वजह से और इस इन्वायरमेंट की वजह से उसका बिहेवियर भी डेविएट हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है. सो इस स्टेटमेंट को मजीद समझने के लिए और एडविन सदरलैंड की थ्योरी के कोर आइडियाज को समझने के लिए लेट्स नो अबाउट द 9 बेसिक पॉइंट्स ऑफ एडविन सदरलैंड थ्योरी. इसकी थ्योरी 9 बेसिक पॉइंट्स पे मुश्तमिल है विद रिगार्ड टू द क्रिमिनल बिहेवियर. सो लेट्स नो अबाउट इट. 9 पॉइंट्स ऑफ सदरलैंड्स थ्योरी. So the first point is all criminal behavior is learned.
So this point is very simple, that criminal behavior is learned behavior. तो इसका ये मतलब हुआ कि it is opposing the biological school of thought, क्योंकि वहाँ पर वो बात की गई थी कि it is not learned behavior, it is inherited behavior. So यहाँ पर उसको oppose किया गया कि it is not inherited behavior, it is learned behavior, and where people learned it in the society. So that was the first point. The second point is that criminal behavior is learned through interactions with others by communicating with words and gestures. So इसमें ये बात की गई है कि किस तरह लोग दूसरों से क्राइम सीखते हैं. So by communicating with words and gestures, कि it is not just about the wording, it is also about the gestures as well. कि बहुत से activities और situations इस तरह होती है कि जहाँ पर सिर्फ वर्ड से ये लोग काम नहीं लेते, वहाँ पर they are also using gestures. मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे दूँ कि for example when someone is taking bribe, so जब भी लोग रिश्वत लेते हैं या देते हैं, so sometimes they are not communicating with words, they are communicating with the gestures. वो हाथ के इशारों से, अपने आंखों के इशारों से, rolling with eyes, इस gesture से लोगों को अपनी बात pursue करते हैं कि मतलब वो क्या चाह रहे हैं. So these are the communication with the other people with words and gestures, जिसकी वजह से लोग फिर वो crime सीखते हैं. And these are the technique as well, ये gesture सीखना criminality का ये technique भी है. So this is the second point, that people learn criminal behavior by interacting with others through words and gestures. The third point is most learning about criminal behavior happens in intimate personal groups and relationships. So this is the principal part of learning criminal behavior as well. कि मतलब बहुत ज़्यादा जो क्रिमिनल बिहेवियर को सीखा जाता है तो वो इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स की वजह से होता है. मतलब जो पर्सनल ग्रुप है एक बंदे का, जिस एसोसिएशन में वो रहता है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है, अगर वो डिविएंट है, अगर वो क्रिमिनल है, इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उस बंदे के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए जो कि उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करता है, कि वो भी उस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें. द फोर्थ पॉइंट इज़ the process of learning criminal behavior may include learning about techniques to carry out the behavior as well as the motives and rationalizations that would justify criminal activity and the attitudes necessary to orient an individual towards such activity. So this point is very apparent कि जो क्रिमिनल बिहेवियर की लर्निंग का जो प्रोसेस है, तो इसमें सिर्फ उस क्राइम को देख के उसको नहीं सीखा जाता कि हाँ बस मैंने ये जुर्म करना है. उसमें फिर वो बंदा लोगों को देखकर उस इंट्रैक्शन, उस एसोसिएशन की वजह से, लोगों के साथ कम्युनिकेशन की वजह से फिर वो टेक्निक्स भी सीखता है कि किस तरह इस क्राइम को किया जाए. और इवन वो उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर मोटिव्स भी ढूंढता है, दैट इफ आई गेट caught by the authority, so how I will justify my crime. तो वो ये चीज़ें भी सीखता है कि किस तरह फिर मैं जस्टिफाई भी कर सकूँ अथॉरिटी से बचने के लिए. मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे दूंगा. मतलब जिस तरह का एक फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज़ टेकिंग हैशिश विद हिमसेल्फ, सो ही विल हैव द टेक्निक टू कैरी दैट हैशिश विद हिमसेल्फ एंड देन टू गेट एस्केप फ्रॉम द पुलिस एज वेल. तो वो छुपा लेगा अपने साथ, और उसको अपने साथ अगर वो फरोख्त करता है या वो खुद ड्रग टेकर है, सो इट इज़ अप टू देम. या अगर पुलिस उसको पकड़ ले, देन ही विल स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेज एंड जस्टिफिकेशन फॉर हिज क्रिमिनल एक्टिविटी. वो यही बातें स्टार्ट कर देगा कि मैं गरीब बंदा हूँ और ये हैशीश तो मेरा नहीं है, एंड दिस हैशीश डजंट बिलोंग टू मी, ये तो किसी ने मुझे कहा था मेरे लिए लाने के लिए और मैं उसके लिए जा रहा हूँ, मेरा इससे इस तरह ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ड्रग टेकर हूँ. तो वो झूठ की बातें शुरू कर देगा और सिंपैथी हासिल करेगा कि मैं एक गरीब बंदा हूँ, इवन दो ही कैन स्टार्ट क्राइंग एज वेल, रोना धोना भी शुरू कर देगा. सो दिस इज द काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन. या फॉर एग्जांपल जिस तरह के बेगर्स हैं जो बेगिंग करते हैं, सो दे हैव आल्सो लर्न अ टेक्निक टू कैरी आउट देयर क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम भी है बेगिंग. तो मुख्तलिफ बेगर्स होते हैं अपने अपने टेक्निक के साथ. बाज़ लोग रोना शुरू कर देते हैं, बाज़ लोग कहते हैं मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने को, मुझे रोटी ला के दो, बाज़ पैसे मांगते हैं. बाज़ इंडिविजुअल बेगर्स होते हैं वो अपने हिसाब से टेक्निक यूज़ करते हैं. बाज़ काफ़ी स्केप्टिकल होते हैं, वो बंदे को एक मरतबा पकड़े फिर वो नहीं छोड़ते, तो फिर बंदा अपनी जान छुड़ाने के लिए, मतलब अपने आप को उनसे छुड़ाने के लिए
पैसे दे देता है। सो दीज आर टेक्निक्स जो कि उनको पता होती है, और जब उनको भी पुलिस पकड़ ले तो वो उनका काम भी ये रोना धोना होता है कि हम गरीब लोग हैं, अगर हम ये खैरात नहीं मांगेंगे तो हम और क्या करेंगे। सो फिर वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। सो वो कहाँ से सीखा जाता है? सो these people learn it from the society, from the other people in the society. So this is the fourth point. The fifth point is the direction of motives and drives towards criminal behavior is learned through the interpretations of legal codes in one's geographical area as favorable or unfavorable. इस पॉइंट में ये बात की गई है कि मतलब जो इंडिविजुअल होता है जो क्राइम कमिट करने जा रहा होता है, जो कि वायलेशन की तरफ जा रहा होता है, तो वो जो लीगल कोड्स है, मतलब जो रूल है, जो लॉ है, सो वो उसकी इंटरप्रिटेशन खुद करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मतलब फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ लॉ और ट्रैफिक लॉ, और वो जब देखता है कि ट्रैफिक पुलिस नहीं है, या फॉर एग्जांपल रोड खाली है, कि ट्रैफिक बिल्कुल है ही नहीं, और फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइट ऑन हो, सो या इट्स अ लॉ दैट यू हैव टू स्टॉप। लेकिन व्हेन ही सी कि बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं है, ना ट्रैफिक पुलिस है, और रेड लाइट ऑन है, और इस वक्त अगर वो इसकी वायलेशन भी करे, वो रोड क्रॉस भी करे, मतलब वो स्टॉप ना हो और वो आगे जाए, मूव करे, अकॉर्डिंग टू हिम दैट इफ इट्स फाइन, आई एम नॉट हर्टिंग समवन। और यहाँ पर ये कानून इस सिचुएशन में मतलब कोई लॉजिक नहीं रखता, अगर मैं जाऊँ भी तो कोई इशू नहीं बन रहा, तो फिर वो उस लीगल कोड को खुद इंटरप्रेट कर देता है और उसको वायलेट कर देता है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है। So it means कि when a group of people see and the law is discriminatory, और फिर वो खुद उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये किस तरह कानून है, अगर हम ये काम ना करें तो फिर हम क्या करेंगे। सो फिर वो इस तरह के क्राइम को करते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से उस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं अपने माइंड में कि द लॉ इज़ मेड, इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, और वो फिर उसको खुद से इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं और उस कानून को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर वो लोग क्राइम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 साल से कम उम्र बंदा ड्राइविंग नहीं कर सकता। सो मतलब इफ़ पीपल से कि लोग तो 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में पक्के ड्राइवर बन जाते हैं, सो दे आर थिंकिंग कि 18 साल की उम्र तक अब मैं क्या इंतज़ार करूँ कि लाइसेंस बने, और वो ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं। सो इवन दो दिस इज़ आल्सो द वायलेशन ऑफ लॉ, लेकिन लोग समझते नहीं इन चीज़ों को। सो दीज आर द इंटरप्रिटेशन विच दे आर डूइंग अबाउट अ लीगल कोड्स ऑफ अ सोसाइटी। जो छठा पॉइंट है वो है अ पर्सन बिकम्स अ क्रिमिनल बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट क्रिमिनल पैटर्न्स। फॉर इंस्टेंस इफ वन इज एक्सपोज्ड टू अ रिपीटेड क्रिमिनल सिनेरियो, दिस सिनेरियो विल मेक अ पर्सन डिविएंट। सो दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर कि जब एक इंडिविजुअल एक क्रिमिनल सिनेरियो के साथ बार एक्सपोज होता है और उसको ऑब्जर्व करता है या उसको फिजिकली पार्टिसिपेट करता है, उनको देखता है, सो ही गेट मोटिवेटेड and he is likely leads towards the commission of particular offense। तो जब एक बंदे की एसोसिएशन, उसका जो एक्सपोजर होता है वो अगेन एंड अगेन क्रिमिनल सिनेरियो के साथ होता है, तो वो क्राइम कमिट कर सकता है। पॉइंट नंबर is very important and a bit technical, so let's know about it, that all differential association are not equal। मतलब सारे जो डिफरेंशियल एसोसिएशन होते हैं, मतलब एक इंसान की जो डिफरेंट एसोसिएशन होती है लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ, डिविएंट लोगों के साथ, वो इक्वल नहीं होती। इट मे बी वरी हाउ, सो दे कैन वरी इन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड प्रायोरिटी। सो फ्रॉम फ्रीक्वेंसी इट मीन्स दैट हाउ ऑफन, इंटेंसिटी हाउ लॉन्ग, ड्यूरेशन हाउ अर्ली, एंड प्रायोरिटी फ्रॉम होम। तो मैं आप लोग को एक सिंपल सी मिसाल दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है और उसका जो फादर है ही इज़ ड्रग एडिक्ट, और उसके बरकस एक और लड़का है जिसकी फैमिली में कोई इस तरह ड्रग एडिक्टेड नहीं है। सो यहाँ पर अब दो सिनारियो बन गए। एक बच्चे के घर में उसका फादर ड्रग एडिक्ट है और वो उसको देखता है, हर रोज़ देखता है, बचपन से ही देखा जा रहा है, उसके साथ उसकी वो बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा है, इंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वो बच्चा जो है, देयर आर मोर चांसेस फॉर दैट चाइल्ड टू बिकम अ ड्रग एडिक्टेड कंपेरेटिवली दैट बॉय जिसकी फैमिली में कोई ड्रग एडिक्शन नहीं करता। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में फिर ये मतलब हो गया कि वो बच्चा है तो वो अपने उस फादर के साथ फ्रीक्वेंटली एक्सपोज्ड होता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, हाउ ऑफन, वो बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंटली ही इज़ एक्सपोजिंग विद हिज फादर।
और वो बचपन से ही अपने फादर के साथ होता है, तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। और फ्रॉम होम, सो ऑब्वियसली ही इज़ द फादर, तो उनकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जो इस प्रायोरिटी है वो बिल्कुल अर्ली लाइफ से ही होती है अपने फादर के साथ। और इंटेंसिटी भी यहाँ पर फुल है। हाउ लॉन्ग, सो इट इज़ कंप्लीट अप टू द मार्क सिंस चाइल्डहुड टिल द टाइम, सो वो इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो हियर हाउ ऑफन, सो द सिनेरियो इज़ फ्रीक्वेंट, how long it is for a long time, how early it is since childhood till now, and priority, that person is father. So these are the elements in a particular association, ke how often, how long, how early, and from whom a person is associating. 8 number point जो है वो है the process of learning criminal behavior through interaction with other relies on the same mechanisms that are used in learning about any other behavior. सो यहाँ पर यह बात इन्होंने की है कि लर्निंग बिहेवियर इज़ कॉमन, चाहे वो कोई भी लर्निंग हो। सो इफ़ इट इज़ क्रिमिनल बिहेवियर लर्निंग, सो सेम मैकेनिज्म ही यूज़ होता है जिस तरह के और तरह के लर्निंग लोग कर रहे हैं। चाहे एक बंदा स्किल सीखता है, जाके और कोई चीज़ सीखता है, या जुर्म सीखता है, सो द लर्निंग मैकेनिज्म इज सेम। ऑब्वियसली दैट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ द अदर पीपल, दैट इज़ इंट्रैक्शन विद द अदर पीपल पार्टिसिपेटिंग, एंड देन उसका जो अपना प्रैक्टिस होता है टूवर्ड्स द क्राइम अगेन एंड अगेन। सो लर्निंग द क्रिमिनल बिहेवियर इज़ द सेम प्रोसेस. And last but not the least, point number 9 is about that criminal behavior could be an expression of generalized needs and values. In other words, it doesn't discriminate. Any person of any background can become a criminal. So इसमें generalized needs and values की बात की गई है कि मतलब जो criminal behavior है, so वो जो इंसान की आम जो needs होती है वो basically उसी की वजह से लोग crime करते हैं। जो एक honest बंदा है वो जिस मकसद की हुसूल के लिए ज़िंदगी बसर करता है, या एक मुजरिम जो होता है वो जिस मकसद की लिए क्राइम करता है, वो बेसिकली सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है। और दूसरी बात यह है कि जैसा भी बंदा हो, किसी भी रंग या नस्ल से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर वो इस तरह की एसोसिएशन में होगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेगा, इस तरह के सोसाइटी में होगा, तो वो इस तरह फिर क्रिमिनलिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है। सो मतलब एनी वन कैन बिकम अ क्रिमिनल। जनरलाइज नीड की बात एग्जाम्पल से आप लोग सही तरह से समझ जाएंगे कि अ थीफ जनरली स्टील्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी, हाउएवर सच एन एक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ एन ऑनेस्ट लेबर, सो दिस नीड इन इटसेल्फ कैन नॉट एक्सप्लेन थेफ्ट। मतलब कि एक चोर भी जब चोरी करता है तो वो भी पैसों के हुसूल के लिए करता है कि उससे अपना घर बार चलाए, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और जो ईमानदार मज़दूर होता है वो भी सारा दिन मज़दूरी इसीलिए करता है कि वो पैसे कमाए और अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को फुलफ़िल करे। सो यहाँ पर यह बात की गई है कि क्रिमिनल बिहेवियर इज़ द जनरलाइज्ड नीड्स एंड वैल्यूज़ एक्सप्रेशंस। सो दिस इज़ द 9th पॉइंट अबाउट द लर्निंग ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर फ्रॉम द सोसाइटी। सो इसमें उस मोटिव की बात की गई है कि इट कुड बी द जनरलाइज्ड नीड्स एंड वैल्यूज। सो these were the 9 important and core points of the Edwin Sutherland theory of differential association. Now let's know about the criticism on this theory. हर एक theory के end में आप लोग criticism को ज़रूर शामिल करें because criticism is very important. So let's know about it. These are very important explanation की इतनी ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है. That Sutherland theory is a cultural deviance. Cultural deviance से मुराद है कि it made wrong presumptions about human behavior and the role of culture in deviant behavior. मतलब इसमें एक wrong presumption दिया गया about human behavior के वो सिर्फ criminal ही होता है। जो एक कल्चर का रोल है डिविएंट बिहेवियर की रोकथाम के लिए, उसमें उसको डिस्कस ही नहीं किया गया, क्योंकि दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कल्चर ही होता है जो कि इंसान को रोकता है फ्रॉम अ डिविएंट बिहेवियर एंड टू मेक हिम अ प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ अ सोसाइटी। लेकिन उसमें वो पॉजिटिव एस्पेक्ट बयान नहीं की गई, सिर्फ वो नेगेटिविटी की बात ही की गई है। फिर है इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन वाई पीपल एंटर इनटू अ पर्टिकुलर एसोसिएशन। इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि सही है इस तरह के बेड एसोसिएशन तो होते हैं और उसमें वो फिर पार्टिसिपेट करता है, बट दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन कि लोग क्यों इस तरह के एसोसिएशन में पार्टिसिपेट या शामिल होना शुरू कर देते हैं। और फिर है सदरलैंड इग्नोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम मीडिया एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। कि सदरलैंड ने जो इस 9 पॉइंट्स का जिक्र किया, इसमें तो मीडिया का जिक्र ही नहीं किया गया, बिकॉज मीडिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड if it is print media
if it is social media, people are learning a lot, and even nowadays people are learning the criminal activities, the technique of criminal activities, the ideas, the motives of criminality from a media. लेकिन इस थ्योरी में मीडिया के रोल को बिल्कुल इग्नोर किया गया. So these were some of the criticism on Edwin Sutherland theory. So I hope आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी. If you people are still having any confusion, so you can ask me questions in the below comment section as well. और ये मैं रिपीट कर दूं कि जो मैंने बायोलॉजिकल थ्योरीज को अपलोड किया है या सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वो सारे थ्योरीज देख सकते हैं. So if you people didn't subscribe my channel, so do subscribe my channel as well. So thank you very much and God bless you.